नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अब तक हमारे द्वारा बप्पा रावल से संबंधित 2 वीडियो, राजस्थान में चौहान वंश से संबंधित 5 वीडियो, पृथ्वीराज चौहान से संबंधित 2 वीडियो डाले जा चुके हैं और आपने इस कड़ी में जो मान सम्मान और प्यार दिया है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपका प्यार स्नेह ऐसे ही बना रहे इसकी अपेक्षा करता हूं। हम देखो राजस्थान में चौहान वंश में सांबर के चौहानों की चर्चा कर रहे थे। अब हमें सांबर के बाद ही रणथंभौर के चौहानों की चर्चा करनी है, क्योंकि राजस्थान में चौहानों की शाखाएं बहुत से क्षेत्रों में फैल चुकी थी, जिनमें रणथंभौर भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। इससे पहले मैं विद्यार्थियों के जोश और जुनून को बढ़ाने के लिए एक शायरी पेश करना चाहूंगा कि परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखता हो जो हौसला आसमान को छूने का, रखता हो जो हौसला आसमान को छूने का, उसको नहीं होती है परवाह है गिर जाने की, नहीं होती परवाह है गिर जाने की। तो साथियों, आज हमें रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सांबर में चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था और सांबर में चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में की गई थी। ठीक उसी प्रकार से हमें सबसे पहले ये पता करना है कि रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था। देखो, रणथंभौर में अगर चौहान वंश के संस्थापक की बात की जाए तो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंद राज ने की थी। कब की थी? 1194 ईस्वी में। अब सवाल ये उठता है कि गोविंद राज कौन है। देखो, अजमेर का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ है? पृथ्वीराज चौहान, जिसे इतिहास में राय पिथौरा भी कहा जाता है, दलपंगुल के नाम से भी जाना जाता है। दलपंगुल का अर्थ विश्व विजेता होता है। यह गोविंद राज इसी पृथ्वीराज चौहान का क्या था? पुत्र था। क्या था? पुत्र था। देखो, हुआ क्या था कि यहां पर एक क्षेत्र था जिसका नाम था गजनी, जहां का 1173 ईस्वी में शासक कौन बना था? मोहम्मद गोरी। इसने पृथ्वीराज पर 2 महत्वपूर्ण आक्रमण किए थे। एक आक्रमण तो किया था 1191 ईस्वी में, जो तराइन का पहला युद्ध कहलाता है, और इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। दूसरा आक्रमण किया था उसने अगले साल 1192 ईस्वी में, जो तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाता है। इसमें जीत किसकी हुई? मोहम्मद गोरी की। उसके बाद वह पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर कहां ले गया था? गजनी। अब देखो, मोहम्मद गोरी ने अजमेर पर अधिकार करने के बाद यहां पर पता है गवर्नर किसे नियुक्त किया था? यहां का गवर्नर उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन को नियुक्त किया था, जो इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जाना जाता है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नए वंश की स्थापना की थी, जो किस नाम से जाना गया? गुलाम वंश के नाम से जाना गया था। किस नाम से जाना गया था? गुलाम वंश के नाम से जाना गया था। तो एक सवाल ये भी उठता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने इस वंश की स्थापना कब की थी? 1206 ईस्वी में। किसकी मृत्यु के बाद?
मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद। कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को हराने के बाद अजमेर का शासक या गवर्नर किसको नियुक्त करके गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करके गया था। अब पृथ्वीराज चौहान के बाद गोविंद राज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत सारा कर दिया। क्या दिया? कर दिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का एक भाई था जिसका नाम था हरिराज। उसने क्या किया? गोविंद राज पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण गोविंद राज अजमेर से भागकर कहां चला गया? रणथंबोर चला गया। और उसने रणथंबोर में नई चौहान शाखा की स्थापना की। कब की? 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी से संबंधित एक बात और याद रखनी है आपको। 1194 ईस्वी में ही चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के उस शासक को, जिसने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, जयचंद गढ़वाल, उससे पराजित किया था। ये तो होना ही था, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आपसे कोई भी पूछे कि रणथंबोर में चौहान शाखा का संस्थापक कौन था? गोविंद राज। किसका पुत्र था? पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था। और उसने रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना कब की थी? 1194 ईस्वी में। इसके बाद 1226 ईस्वी में, कभी 1226 ईस्वी में रणथंबोर का शासक बना वल्हण। कौन बना? वल्हण, जिसे वालहण भी कहा जाता है और वल्लन देव के नाम से भी जाना जाता है। इस शासक के काल में इल्तुतमिश ने, किसने? इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। और उसने रणथंबोर पर आक्रमण कर रणथंबोर दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। किंतु 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की सुल्तान कौन बनी? उसकी पुत्री रजिया सुल्तान। सुल्तान कौन बनी? उसकी पुत्री रजिया। किसकी पुत्री? इल्तुतमिश की। तो 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद एक व्यक्ति था जिसका नाम था वीर नारायण। उस वीर नारायण के पुत्र वाग्भट ने, वाग्भट भी कह सकते हो, वाग्भट भी कह सकते हो, उसने पुनः रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। किसने? आप पूछोगे सर किसने? वाग्भट ने। किसकी मृत्यु के बाद? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद पुनः अधिकार कर लिया था। यह बात किसको पसंद नहीं आई? इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान को। इसलिए रजिया सुल्तान ने वाग्भट के शासन काल में अपना एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक कुतुबुद्दीन हसन। क्या नाम था? मलिक कुतुबुद्दीन हसन। उसे रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कई बार प्रश्न आता है कि रजिया सुल्तान ने किस शासक के शासन काल में रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था? तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? वाग्भट के शासन काल में रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था। उसका सेनापति कौन था? मलिक कुतुबुद्दीन हसन। लेकिन वह इस आक्रमण में असफल रहा और वाग्भट ने उसकी सेना को धूल चटा दी थी। इसी वाग्भट के शासन काल में 1248 ईस्वी में, कभी
1248 ईस्वी में गुलाम वंश का एक शासक था जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम था? नासिरुद्दीन महमूद। उसने भी आक्रमण किया और उसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण स्वयं नहीं किया बल्कि अपना एक वजीर था जिसका नाम था बलबन। उस बलबन को रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, लेकिन वह भी इस आक्रमण में असफल रहा। दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद वाघभट्ट की मृत्यु हो गई और वाघभट्ट की मृत्यु के बाद शासक बना उसका पुत्री जैत्र सिंह, जिसने रणथंबोर दुर्ग पर लगभग 32 वर्ष तक शासन किया था। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले स्थापना किसने की? गोविंद राज ने। उसके बाद शासक वलहण के बाद शासक वाघभट्ट, जिसके समय में रजिया सुल्तान ने और नासिरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया था। ध्यान रखना है, इन दोनों के बारे में ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से वंश से संबंधित थे, तब आपका जवाब होना चाहिए गुलाम वंश से संबंधित। वाघभट्ट किस वंश से संबंधित है? चौहान वंश से संबंधित है। 1226 में वलहण के शासनकाल में आक्रमण किसने किया? इल्तुतमिश ने, और उसने अधिकार कर लिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की सुल्तान कौन बनी? उसकी पुत्री रजिया। इधर इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक कौन बन गया रणथंबोर का? वाघभट्ट। किसका पुत्र था? वीर नारायण का, क्योंकि उसने पुनः रणथंबोर पर अधिकार कर लिया था। इसके शासनकाल में किस किसने आक्रमण किया? रजिया सुल्तान ने और नासिरुद्दीन महमूद ने। वाघभट्ट की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? उसका पुत्री जैत्र सिंह। कई किताबों में जैसा सिंह लिखा हुआ है, कईयों में जैत सिंह भी लिखा हुआ है। लगभग 1250 से 1282 ईस्वी तक जैत्र सिंह रणथंबोर का शासक बना था और उसने अपने जीवन काल में ही यानी जीवित रहते ही अपना एक पुत्र था जिसका नाम था हमीर देव। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर, क्योंकि वह वीर भी था और जैत्र सिंह का लाडला भी था। अब तान वीरो लाडलो है ना, सन नहीं चोखो लागे। तो हमीर देव को उसने अपने जीवन काल में ही 1282 ईस्वी में रणथंबोर का उत्तराधिकारी बना दिया, शासक बना दिया। अर्थात अमीर देव चौहान का क्या कर दिया? राज्यारोहण कर दिया, जिसने 1282 ईस्वी से लेकर 1301 ईस्वी में 11 जुलाई 1301 ईस्वी तक शासन किया था। अब आपको ये तो पता है कि पिता कौन है? जैत्र सिंह, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमीर देव चौहान की माता का क्या नाम था? हीरा देवी। क्या नाम था? हीरा देवी। देखो, जैत्र सिंह के वैसे 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र, जिसमें हमीर देव, दूसरा सुरताना देव, तीसरा बिरमा देव। अब इन तीनों में हमीर देव चौहान बड़ा था या छोटा था, इस बात को लेकर इतिहासकारों में मतभेद बना हुआ है। देखो, एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर हरविलास शारदा। क्या नाम है? डॉक्टर हरविलास शारदा। उन्होंने तो ये बताया है कि हमीर देव चौहान अपने पिता की पहली संतान थी, यानी बड़ा था। लेकिन दूसरे जो इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, उनका ये कहना है कि हमीर देव चौहान अपने पिता की पहली नहीं, तीसरी संतान थी, यानी सबसे छोटा पुत्र था।
जो वीर था, योग्य था, इसलिए उसकी वीरता से, योग्यता से और लाडला होने के कारण जेतर सिंह ने अपने जीवन काल में ही 1282 ईस्वी में हमीर देव चौहान को रणथंभौर का क्या बना दिया था? शासक बना दिया था। यहां बात चल रही है रणथंभौर की, तो हम एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं रणथंभौर दुर्ग की भी। देखो, रणथंभौर दुर्ग है, उसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे रणथंभौर दुर्ग को दुर्गों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्गों का राजा। यानी इस दुर्ग को क्या कहते हैं? दुर्गाधिराज। दुर्गाधिराज का अर्थ क्या होता है? दुर्गों का राजा होता है। क्या होता है? दुर्गों का राजा होता है। यह दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ होने के कारण ये नीचे से दिखाई नहीं देता है। इसलिए एक लेखक है जिसका नाम है अबुल फजल, उसने इस रणथंभौर दुर्ग को यह कहा है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। उसकी पूरी पंक्ति तो क्या है कि बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, किंतु यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। बाकी सभी दुर्ग तो क्या है? नंगे हैं, लेकिन रणथंभौर का दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। इस दुर्ग में बहुत से महल बने हुए हैं। इस दुर्ग में वैसे तो 6 दरवाजे हैं, जैसे गजपोल है, गणेश पोल है, ऐसे कई नाम से 6 दरवाजे हैं। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो इस दुर्ग में एक दरवाजा एक ऐसा है जिसका नाम अलग है, और वो अलग दरवाजा कौन सा है? नौलखा दरवाजा। बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नौलखा दरवाजा कौन से दुर्ग में स्थित है या कौन से दुर्ग में है, तो आपका जवाब होना चाहिए रणथंभौर दुर्ग में। अबुल फजल ने किस दुर्ग को ये कहा है कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है? रणथंभौर दुर्ग को। रणथंभौर दुर्ग कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7 पहाड़ियों से। दुर्गाधिराज किसे कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को। देखो, वैसे तो रणथंभौर दुर्ग है उसे चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई कहते हैं, लेकिन यहां उसे दुर्गों का राजा भी कहा जाता है। अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा था कि कुंभलगढ़ का दुर्ग इतनी अधिक ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से उसको देखने पर इंसान की पगड़ी नीचे गिर जाती है, और वास्तविकता भी है। अब देखो, इस दुर्ग में हम जैसे ही प्रवेश करते हैं तो यहां पर 32 खंभों की एक छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की एक छतरी है। कितने खंभों की? 32 खंभों की एक छतरी है। इस छतरी का निर्माण हमीर देव चौहान ने करवाया था। क्यों करवाया था? देखो, उसके पिता जेतर सिंह ने कितने वर्ष तक शासन किया? 32 वर्ष तक। तो अपने पिता के 32 वर्ष तक शासन करने की याद में हमीर देव चौहान के द्वारा इस दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया था। इसी दुर्ग में एक सुपारी महल है। क्या है? सुपारी महल है, ध्यान रखना है। इसी दुर्ग में एक जोगी महल है। और क्या है सर? इसी दुर्ग में एक बादल महल है। बादल हमीरदेव चौहान के घोड़े का भी नाम था। इसी दुर्ग में पद्मला तालाब भी है। इसी दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है। एक बात मैं आपको विशेष बता दूं, ये दुर्ग ही राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गुरुद्वारा भी है। कोई भी आपसे पूछे कि राजस्थान का वो दुर्ग कौन सा है जिसमें मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है
और मंदिर भी है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? रणथंबोर का दुर्ग। क्या होना चाहिए? रणथंबोर का दुर्ग होना चाहिए। हालांकि जब हम दुर्गों की चर्चा करेंगे तब इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है तो इससे एक संबंधित प्रश्न उठता है कि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि रणथंबोर में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर का मेला कब लगता है। तो विद्यार्थी क्या है, इसमें संदेह की स्थिति में आ जाते हैं कि जवाब क्या होना चाहिए। अरे जहां पर गणेश मंदिर स्थित है वहां पर जब मेला लगता है उसी समय इसमें भी मेला लगेगा। और गणेश भगवान का जो मेला लगता है वह कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है, यानी भाद्रवे महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को लगता है। एक तो होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में रातें कैसी होती? काली होती है और शुक्ल पक्ष में रातें कैसी होती है? चांदनी होती है। ध्यान रखना है, कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष में क्या आती है? पूर्णिमा आती है। तो कोई भी आपसे पूछे कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है? रणथंबोर दुर्ग में है। और एक भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला किसका लगता है? त्रिनेत्र गणेश का। या त्रिनेत्र गणेश का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। देखो गणेश कई प्रकार के हैं। एक तो त्रिनेत्र गणेश हो गया, एक गणेश है बाजना गणेश। कौन सा गणेश? बाजना गणेश। अब आपको सवाल ये होगा कि ये बाजना गणेश कहाँ स्थित है? बाजना गणेश है वह सिरोही में स्थित है। इसका नाम बाजना क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक झरना है जिसकी आवाज हमेशा आती रहती है, कल 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 आवाज रहती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? बाजना गणेश रख दिया। तो कोई भी आपसे पूछे कि त्रिनेत्र गणेश कहाँ है? रणथंबोर में। बाजना कहाँ है? सिरोही में। एक गणेश है नाचना गणेश, जिसमें भगवान गणेश की आकृति नृत्य की मुद्रा में बनी हुई है। तो आपसे कोई भी पूछे कि नाचना गणेश कहाँ है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? अलवर में। क्या होना चाहिए? अलवर में। एक शेर पर सवार गणेश। कौन सा? शेर पर सवार गणेश। अब आप ये सोचोगे कि गणेश जी की सवारी तो चूहा है, तो शेर पर कैसे हो सकते हैं? बीकानेर का नाम सुना होगा आपने, सुना है क्या? सभी ने सुना होगा। बीकानेर में एक दुर्ग है जिसका नाम है जूनागढ़ दुर्ग। उस दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर और मूर्तियां स्थापित है। प्रश्न बनता है कि राजस्थान के कौन से दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं? तो जवाब क्या होना चाहिए? जूनागढ़ दुर्ग में। कहाँ है? बीकानेर में। तो अब आप ये बताइए कि वहां 33 करोड़ देवी देवता, कोई शेर पर सवार है, कोई हाथी पर सवार है, कोई किसी और पर सवार है, तो यहाँ पर गणेश जी चूहे पर सवार रहेंगे तो उनकी इमेज तो खराब होगी। इसलिए उस इमेज को खराब होने से बचाने के लिए यहाँ पर गणेश को किस पर सवार कर दिया गया? शेर पर। तो त्रिनेत्र रणथंबोर में, बाजना सिरोही में, नाचना अलवर में, शेर पर सवार गणेश बीकानेर में। और सभी में मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को लगता है। उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे अपने यहाँ किसकी? जयतर सिंह के पुत्र हमीर देव की। तो यहाँ विशेष देखना है कि हमीर देव ने कौन सी छतरी का निर्माण करवाया है? 32 खंभों की छतरी का। हमीर देव चौहान इसी छतरी पर बैठकर, इस स्थान पर बैठकर न्याय किया करता था, इसलिए 32 खंभों की छतरी को और क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि हमीर देव चौहान कौन था, उसने किस प्रकार से शासन किया था, जिसकी चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारा रोम रोम जाग उठता है। इसी के साथ मैं कामना करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी कमी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप कमेंट बहुत कम करते हैं और इसके परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।